pertaining to two planets, the ratio of escape velocity from their respective surfaces is 1:2। escape velocity का रेशियो दिया है, ठीक है, 1:2। ठीक है, यानी पहले में अगर escape velocity ve है तो दूसरे में escape velocity उसकी डबल है, 2ve है। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट देयर रिस्पेक्टिव सरफेस, टाइम पीरियड का रेशियो दिया है 2:1। यानी अगर इसमें टाइम पीरियड t है तो इसमें टाइम पीरियड इसमें टाइम पीरियड 2t है, तो ये वाला टाइम पीरियड जो है वो t है। देन रेशियो देयर एवरेज डेंसिटी, और एवरेज डेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। मान लिया इसकी एवरेज डेंसिटी ρ1 है और इसकी एवरेज डेंसिटी ρ2 है, और इन्हीं का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक, तो चलो पहले एस के वेलोसिटी के रेशियो से देखते हैं क्या बनेगा। एस के वेलोसिटी होती है √2gr। ठीक है, तो g1r1 पहले वाले की हो गई अपॉन √2g2r2, और इनका रेशियो दिया है 1:2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक रिलेशन मुझे यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा g1r1 अपॉन g2r2 का जो रेशियो मिलेगा वो 1:4 मिलेगा। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। कोई सिंपल पेंडुलम रहा होगा, उसकी लेंथ तो सेम ही रही होगी, ग्रेविटी का ऑर्डर होगा बेसिकली वो। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। तो ये बेसिकली √g का इन्वर्स रेशियो बनेगा। टाइम पीरियड अगर आपका 2:1 के रेशियो में है, तो g का अगर हम रेशियो बनाएं तो ये बनेगा अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा तो √g2/g1 बन जाएगा ये, और ये बनेगा आपका 2:1। तो यहाँ से g1/g2 देखते हैं कितना आने वाला है। g1/g2 का जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 1:4। ठीक है, तो g1/g2 का रेशियो अगर 1:4 हो गया, तो अगर आप इस इक्वेशन में सोचोगे तो R1 और R2 बराबर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू अगर आप डालोगे g1/g2 की, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे R1 और R2 बराबर आ जाएंगे। तो पहला रिलेशन ये समझ में आया कि R1 और R2 दोनों क्या हैं, बराबर है। R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो हम डेंसिटी का रेशियो आराम से बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए। अब आप, ग्रेविटी जो होती है वो होती है gm/r², तो gm1/r² डिवाइडेड बाई gm2/r²। r का रेशियो तो सेम ही है, तो दोनों में r ही r डाल देते हैं, इज इक्वल टू 1:4। तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें अगर हम m1/m2 का रेशियो निकालें, m1/m2 का रेशियो, तो वो 1:4 हो जाएगा। m1/m2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 1:4। अब जो मास होता है, मास होता क्या है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका मतलब m1/m2 का रेशियो ही बनेगा डेंसिटी का रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका 1:4। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is released from a height twice the radius of Earth on the surface of Earth. Find the speed with which it will collide with group by neglecting effect. It will collide with Earth. Earth होना चाहिए या सरफेस होना चाहिए, विद सरफेस या अर्थ। बाई निगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर, एयर का इफेक्ट आपको निगलेक्ट कर देना है, और जो हाइट है वो डबल द रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो यानी अर्थ की, मान लीजिए अर्थ है ये, और अर्थ की रेडियस r है, तो आपने जिसको गिराया है वो 2r की हाइट से गिराया, और कितनी स्पीड से हिट करेगा ये अर्थ की सरफेस पे जाके, ये आपको निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी -G(M)(3r) इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है आपको, 12mv²। कितनी स्पीड है वही तो फाइंड करनी है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm/r। तो ये 12mv² देखते हैं किसके बराबर आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 Gmm/r। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये 2 इधर आगे 4 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 4 में √2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा, √Gm/3r, 2 √Gm/3r, ये आपको आंसर मिलेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
अगला क्वेश्चन करते हैं, प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन सो दैट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर इक्वल टू आर ए एंड आर पी। मैक्सिमम जो है वो आर ए है और मिनिमम जो है वो आर पी है। वो एपीहीलियन के लिए होगा टर्म और वो पेरीहीलियन के लिए होगा। और एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट रिलेटेड टू द सन। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं जरा इसको। ये मान लिया इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे मान लिया कहीं सन है, और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये है आर ए, ठीक है। ये है मिनिमम डिस्टेंस, ये है मान लिया आर पी, ठीक। और यहाँ पे जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो स्पीड मिनिमम होती है, तो ये स्पीड यहाँ पे मिनिमम होगी, मैं इसको वी ए कह देता हूँ। और जब यहाँ पे आएगा पेरीहीलियन पे होगा तो स्पीड मैक्सिमम होती है, तो इसको हम वी पी कह देते हैं। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें सन के अबाउट, ठीक है, एम मास का, स्मॉल एम मास का प्लानेट है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो हर लोकेशन पे सेम ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता ही है। तो ए वाली लोकेशन पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा एम आर ए वी ए, ये एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक। और पी वाली लोकेशन पे जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर पी वी पी, ठीक है। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनी है ये, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना आपको वी ए पता है ना आपको वी पी पता है। वी ए और बी पी की वैल्यू चाहिए होगी तब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर पाओगे, क्योंकि किसी भी आंसर में वी ए और वी पी नहीं दिया आपको। जो अभी आंसर निकालने हैं, प्लानेट का मतलब प्लानेट का मास स्मॉल एम, सन का मास जो है कैपिटल एम, और आर ए आर पी के टर्म्स में आर ए आर पी के टर्म्स में आपको निकालना है। तो एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो होगी एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगी काइनेटिक और पोटेंशियल, तो काइनेटिक होगी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ये काइनेटिक हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ए, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी पी का स्क्वायर, और ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर पी। तो अब आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं और दो अननोन है, एक वी ए है और एक वी पी है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, थोड़ी लंबी रहेगी, मुश्किल तो नहीं, लंबी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, वी ए और वी पी में एक रिलेशन यहाँ से निकाला, जैसे आपने यहाँ से वी ए की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, और वो यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए, तो पूरी इक्वेशन वी पी के टर्म्स में आ जाएगी और आप वी पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब वी पी की वैल्यू आ जाएगी तो वापस से इस वाले टर्म में वी पी की वैल्यू डाल देना और ये आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लिखे हैं दोनों टर्म ये एंगुलर मोमेंटम ही है, ये दोनों ही क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो फिर से समझ लीजिए क्या करना है आपको, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। पहले वी ए की वैल्यू यहाँ से डाल दी है, यहाँ से निकाल के पूरी इक्वेशन वी पी में बन जाएगी, तो वहाँ से बी पी निकाल लेना और बी पी की वैल्यू वापस यहाँ डाल देनी है, और यही जो टर्म होगा यही आपका क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। क्लियर? The magnitude of the gravitational forces at a distance r1 and r2 from the center of uniform sphere of radius r and mass m are f1 and f2 respectively, ठीक है। यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मानेंगे, ये मान लिया एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, पूरा सॉलिड स्फीयर है ये, और इसका मास m है, रेडियस r है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है कि r1 r2 डिस्टेंसेस पे f1 f2 है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम आराम समझ लेते हैं। अगर मान लिया R1 R2 दोनों ही अंदर हैं, R1 R2 दोनों ही स्फीयर के अंदर हैं, तो अंदर जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स भी जो होगा वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इनसाइड हैं, दोनों ही इनसाइड हैं अगर, और अगर आउटसाइड हैं R1 R2 डिस्टेंसेज, इनमें से कोई भी आउटसाइड भी हो सकती है, तो आउटसाइड जो होता है वो फील्ड जो होता है वो R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो फोर्स होगा वो भी R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है आउटसाइड के लिए, और पहली वाली सिचुएशन थी इनसाइड के लिए। तो अब आप मैच करा लीजिए, जैसे कह रहे हैं कि दोनों इनसाइड हैं क्या कह रहे हैं कि ये R1 भी R से छोटा है, R2 भी दोनों इनसाइड हैं, तो फोर्स जो है वो R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो F1 अपॉन F2 R1 अपॉन R2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसमें कह रहे हैं दोनों ही आउटसाइड हैं, तो फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये नहीं हो पाएगा। ये देखते हैं, ये दोनों ही अंदर हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अब इसमें हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको देखते हैं, ये बाहर है और ये अंदर है, ठीक है,
एक बाहर है एक अंदर है, तो जब अंदर जो अंदर वाला होगा उसमें तो डिस्टेंस की पावर 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया आपका। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। Two particles of mass small m and capital M are initially at rest at infinite distance. Find their relative velocity of approach due to gravitational attraction when d is their separation at any instant। ठीक है, दो पार्टिकल्स थे, ढंग से समझना, दो पार्टिकल्स थे इन्फानाइट सेपरेशन पे, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो है वो जीरो मानी जाएगी, इन्फानाइट सेपरेशन पे है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो मानी जाएगी क्योंकि रेस्ट से आपने रिलीज किया। फिर धीरे 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 म्यूचुअल अट्रैक्शन के फोर्स से जो है उन्होंने अपनी स्पीड पास आना शुरू किया, धीरे 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 ऑलमोस्ट इन्फानाइट डिस्टेंस पे थे। और जब उनके बीच में डिस्टेंस डी रह जाती है, ठीक है, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाती है, डी, ये डिस्टेंस रह गई डी, उस टाइम पे पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच पूछ रहे हैं। तो मान लिया स्मॉल एम वाला आ रहा था v1 से और कैपिटल एम वाला आ रहा था v2 से, और आपको v1 प्लस वी निकालनी है। तो अप्रोच तो दोनों ही कर रहे हैं, तो v1 प्लस वी निकालनी है, ठीक। तो इक्वेशन समझिए अब क्या बनाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन तो बनाएंगे मोमेंटम की, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, मोमेंटम जीरो होगा, तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो होगा। यानी जितना इस वाले ब्लॉक ने, जितना इस वाले पार्टिकल ने पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया होगा, उतना इस वाले ने निगेटिव मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन कहती है कि mv1 इज इक्वल टू कैपिटल mv2, पहली बात। दूसरी बात हम बनाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन्फानाइट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, रेस्ट से था और बहुत दूर था, तो इन्फानाइट में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी टू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैप स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी। ये बनी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। ये एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। अब हम क्या करते हैं, v1 की वैल्यू डाल देते हैं तो v2 आ जाएगा, v2 और फिर v2 की वैल्यू वापस डालेंगे तो v1 मिल जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक है। तो चलो v1 की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे आपको खुद ही करनी चाहिए इसमें, लेकिन चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो जरा v1 की वैल्यू यहाँ डालते हैं तो कितना आने वाला है, तो हाफ स्मॉल एम v1 जो है वो है कैपिटल एम v2 अपॉन स्मॉल एम का स्क्वायर 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 प्लस हाफ कैपिटल एम v2 का स्क्वायर, और ये फैक्टर उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम वाई डी, ठीक है। तो ये हाफ और हाफ कॉमन लेके 2 यहाँ आ जाएगा, और एक एम से एक एम ये कट गया, तो वी टू स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ ये बनेगा कैपिटल एम का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू 2g स्मॉल एम कैपिटल एम बाई डी। एक काम और हो सकता है, ये कैपिटल एम और एक कैपिटल एम कॉमन लेके इस कैपिटल एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो v2 आपका आ रहा है, v2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 स्मॉल g, ये स्मॉल एम एलसीएम लेके वहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये स्मॉल एम का स्क्वायर बन गया अपॉन d हो गया, और नीचे बन जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये v2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आपको v2 निकालना है तो अंडर रूट लगेगा अब, तो v2 जो आने वाला है वो लगने वाला है, अंडर रूट लगने वाला है। अब स्मॉल एम बस बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर मिलेगा आपको 2g ओवर डी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब इसी से लॉजिक लगाया जाए और सिमेट्री की इक्वेशन यूज़ करी जाए तो जो v1 आपका आएगा वो स्मॉल एम की जगह यहाँ पर कैपिटल एम आ जाएगा। बाकी पूरा एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है, अंडर रूट 2g अपॉन डी टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये बनेगा। और आपसे पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच तो दोनों ही कर रहे हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v1 प्लस वी टू। तो जब आप v1 प्लस वी टू करोगे तो ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बचेगा, और कॉमन जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2g ओवर डी टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब ये कैंसिल आउट भी होगा, ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट के बाहर है तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बना आपका वो आ गया अंडर रूट 2g और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो योर आंसर इज ए पार्ट। देख लेना कैलकुलेशन सारी किस तरह से की गई है। इक्वेशन सिंपल थी, पहली इक्वेशन थी मोमेंटम की और दूसरी इक्वेशन थी एनर्जी की।
द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज ए सैटेलाइट टू ए हाइट h above the earth surface so to that required to put into the orbit. A ratio of energy required to raise a satellite to a height h above the surface. एक तो एनर्जी निकालनी है कि हमें अर्थ की सरफेस से h हाइट तक लेके जाना है उस सैटेलाइट को, और फिर उसको ऑर्बिट में पुट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, टू दैट रिक्वायर्ड टू पुट इट इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, तो दोनों बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, और हमें अर्थ की सरफेस से h हाइट तक लेके जानी है, तो पहली जो एनर्जी लगेगी उसका नाम रख लेते हैं E1, और फिर उसको हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या करे, सैटेलाइट में सेट हो जाए, मतलब सैटेलाइट बन के ऑर्बिट में सेट हो जाए। तो उसमें जो एनर्जी नाम मानेंगे वो मानेंगे हम E2। तो पहले E1 निकालते हैं। E1 तो E1 होगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -GMM अपॉन R प्लस H, और इनिशियल एनर्जी होगी -GMM ओवर R। तो अगर हम माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये GMM अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, तो एलसीएम आएगा r इंटू आर प्लस एच। तो इधर आ जाएगा r प्लस एच माइनस r, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये E1 की वैल्यू पता लग गई आपको। E1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 की वैल्यू आपकी पता लग गई, क्या आ रही है वो, G कैपिटल M स्मॉल m इंटू एच अपॉन r टाइम्स r प्लस एच। ठीक, अब दूसरा क्या है, E2। E2 कितनी होगी, तो E2 तो होगी सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और V जो होगा वो ऑर्बिटल स्पीड होगी, और ऑर्बिटल स्पीड होती है √GM/r, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा GM/r की जगह r प्लस एच, तो ये बन जाएगी E2। और आपको E1 अपॉन E2 का रेशियो निकालना है डिवाइडेड बाई E2। तो E2 जो है वो है आपका G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स r प्लस एच। तो ये GMM से GMM कैंसिल आउट हो गया, r प्लस एच से r प्लस एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2h अपॉन r आ रहा है, 2h/r जो है वो इनका रेशियो बन रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक बॉडी ऑफ सुपर कंडेंस मटेरियल विद मास ट्वाइस दैट्स द मास ऑफ अर्थ। एक बॉडी ऑफ सुपर कंडेंस यानी होगी वो पॉइंट मास ही, और साइज के लिख ही रहे हैं कि बट साइज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, बट उसका मास जो है वो अर्थ के मास का डबल है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एच मच मच स्मॉलर देन आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कितनी देर में अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाएगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझना है ढंग से। ये मान लिया अर्थ है, अर्थ का मास मान लिया m है, और एक सुपर कंडेंस मटेरियल है जिसका मास कितना है 2m, और अर्थ से वो काफ़ी कम हाइट पे है। h जो है वो काफ़ी कम है, इतना इतना भी ज़्यादा मैंने इसलिए बनाया ताकि आप देख सको ढंग से। h कह रहे हैं कि h जो है वो r के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो पूछ रहे हैं कितनी देर में ये अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाएगी। तो रीजन यहाँ पे h काफ़ी कम है तो हम ग्रेविटी यूनिफॉर्म मान सकते हैं, बट समस्या ये है कि ये पूरा h नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि अगर इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में है तो ये जितना नीचे गिरेगा अर्थ भी उसी हिसाब से ऊपर उठेगा। ठीक, और इसका मास डबल है तो ये सिर्फ h/3 नीचे गिरेगा, और अर्थ का मास सिंगल है तो ये अर्थ जो है वो 2h/3 ऊपर उठेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इनका कहीं नहीं मूव करेगा, और इक्वेशन लगाएंगे m1 डेल्टा r1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा r2। तो जिसका मास ज़्यादा है वो कम ट्रेवल करेगा, जिसका मास कम है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। मैंने कहा कि मान लिया जो 2m वाला है वो सिर्फ x ट्रेवल कर रहा है, तो जो अर्थ होगी अर्थ वो कितना ट्रेवल करेगी h माइनस एक्स, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये h/3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बहुत कम है तो ग्रेविटी तो हम यूनिफॉर्म मानेंगे, लेकिन ये जो 2m मास का सुपर कंडेंस मटेरियल की बॉल है ये पूरा h नीचे नहीं गिरेगी, ये कुछ नीचे गिरेगी, अर्थ कुछ ऊपर आएगी, और ये कम नीचे गिरेगी, अर्थ ज़्यादा ऊपर आएगी, क्योंकि अर्थ हल्की है इसके कंपेरिजन में। तो ये सिर्फ कितना नीचे गिरेगी, h/3। तो टाइम कितना लगेगा, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी में अगर कोई h नीचे गिरता है तो उसका टाइम होता है √2h/g, और यहाँ पे ये h जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, h/3 से। ये आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं कि इसमें ई एनर्जी जो है वो सैटेलाइट को हाइट
एच हाइट ऊपर उठाने की एनर्जी और ई डैश जो है वो उसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने की एनर्जी, और दोनों का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, अभी हमने पीछे ये किया है क्वेश्चन। इस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल स्पीड वीओ की ऑर्बिटल स्पीड से वो रिवॉल्व कर रही है। अचानक से वो रुक जाती है, और कितनी स्पीड से वो अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करेगी ये पूछ रहे हैं, और वी जो है वो एस के वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मान लिया अर्थ है, और ये सैटेलाइट कोई घूम रही थी यहाँ पे वीओ की स्पीड से। वीओ की स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ऑर्बिट में, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो वीओ जो होगा, या वीओ का स्क्वायर जो होगा, वो होगा जी एम बाई आर प्लस एच। तो कहीं आर प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, इस टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, एच। अब अचानक से ही रुक जाती है तो अर्थ खींचेगी इसको, और कितनी स्पीड से ही अर्थ की सरफेस को हिट करेगी वो हमें निकालनी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, रेस्ट से वो गिर रही है, अचानक से रुक जाती है वो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी अंडर रूट जी एम एम अपॉन आर। तो ये स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस वाले फैक्टर को इधर ले आते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2 GM/r माइनस 2 GM/r प्लस एच। अब देखिए किस तरह से करने आ रहे हैं हम इसको आप गौर से देखिए। तो ये अर्थ की सरफेस पे एस के वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वी ई का स्क्वायर माइनस 2, और ये जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, माइनस 2 VO का स्क्वायर। और आपको v निकालना है तो इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट। हेंस योर आंसर इज डी पार्ट। चार पार्टिकल हैं, चारों का मास कैपिटल एम है, मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। स्पीड पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में है चारों पार्टिकल, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे। कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी कि एक पार्टिकल यहाँ होगा, सारे एम मास के पार्टिकल हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये इस सर्कल का सेंटर होगा और ये रेडियस होगी आर। ठीक है, तो अगर मान लिया इसकी स्पीड v है, सबकी स्पीड v होगी, तो इसमें लगने वाला भार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बैलेंस किससे हो रहा होगा, तो इधर ग्रेविटेशन लगेगा, इधर ग्रेविटेशन लगेगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ लगेगा, और इधर एक और ग्रेविटेशन लग रहा होगा इसका। इन सबके नेट ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो जरा लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये r है तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, 2r, और 2r r a रूट 2 के बराबर होगा। अगर ये डिस्टेंस a है तो 2r जो है वो किसके बराबर होगा, a रूट 2 के। तो जो a आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 2 से डिवाइड करेंगे, a जाएगा r रूट 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, r रूट 2। जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे। ठीक, तो जरा फोर्सेस देखते हैं, इधर फोर्स क्या लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर वाला ये फोर्स भी क्या लगेगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इनका रिजल्टेंट इधर जो बनेगा वो लगेगा रूट 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इधर एक फोर्स और लग रहा होगा इसका, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए के टर्म्स में लिखें, चलो आर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स हो गया वो हो जाएगा रूट 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर। और ये नेट फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। ए की वैल्यू डाल देते हैं ताकि सब कुछ आर से आर के टर्म्स में निकालेंगे। ए की वैल्यू डाल देते हैं, तो ए जो है वो है आर रूट 2, तो ए स्क्वायर करेंगे तो आर रूट 2 मतलब 2r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा के मैं यहाँ पे आर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, एक एम से एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो बनने वाला है 4, अगर हम एलसीएम ले लें 4r, तो ये बनेगा 2 रूट 2 जी एम
प्लस जी एम, यानी 2√2 + 1 जी एम लिख देता हूँ मैं, 2√2 + 1 टाइम्स जी एम। और हमें वी स्क्वायर था, वी निकालना, तो इस पूरे पे क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट। सो योर आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने 60 किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 61 है। 60 में क्या है कि 4 पार्टिकल घूम रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन से, और 61 में जो है वो 3 पार्टिकल घूम रहे हैं। ये तीन पार्टिकल हैं, तो ये मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। और इसमें भी वही स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड कितनी होगी, तो इसमें भी वही लॉजिक होगा कि इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ट्राइंगल की साइड आपको इसमें ए दी हुई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होती है ये होती है a√3/2, और उसका ऊपर वाला हिस्सा 2/3 होता है। यानी जो रेडियस जब आप डालोगे तो वो आएगी a/√3। रेडियस की जब वैल्यू डालेंगे तो कितनी आ जाएगी, a/√3। चलो कर ही लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r, और r की वैल्यू है a/√3 इज इक्वल टू, ये किससे बैलेंस होगा, ये दो अट्रैक्शन के रिजल्टेंट से बैलेंस होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा कितना, तो अट्रैक्शन होगा gm²/a², और एंगल इनके बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा 2f cos θ/2। 2f कितना है, gm²/a², और cos θ/2 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब जरा देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा और वो इस √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी आएगी एकदम बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, √gm/a। ये पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट वही, लॉजिक जो था और कंसेप्ट सेम ही था पुराने वाले क्वेश्चन का, कि अंदर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। 3 पॉइंट मासेज हैं, ईच ऑफ मास m रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। 3 पॉइंट मास घूम रहे हैं सर्किल में, और ये भी वही क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स में और ओमेगा निकालना है। तो अभी हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसमें हमें v निकालनी थी, इसमें हमें क्या निकालनी थी, स्पीड, और स्पीड से ओमेगा निकालना बहुत आसान है। स्पीड तो हमने निकाल ही ली, स्पीड आपकी कितनी आई, √gm/a, ये आ गई स्पीड। और ओमेगा निकालना, तो v इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा r। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, √gm/a इज इक्वल टू ओमेगा, तो आपको निकालना है, और r आपका कितना आया, r आया था आपका a/√3, ये आ गया था। तो ओमेगा जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा √3gm/a³। अंदर पहुंचेगा तो a² हो जाएगा, और a वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रहा है, तो ये a³ हो जाएगा। ये समझ में आपको, ये जब a यहाँ पहुंचेगा अंदर तो a² हो जाएगा, और a वहाँ पहले से, तो ये क्या बन जाएगा, a³। सो योर आंसर इज बी पार्ट।